नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 17 में भाग 4 तक देखा था। भाग 4 में मैंने आपको श्वसनीय आयतन और क्षमताओं के बारे में बताया था। उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें आपको याद भी हो गई हैं। अब हम उसके आगे के टॉपिक्स को भाग 5 के अंतर्गत बताएंगे, जो कि है मानव में गैसों का आदान प्रदान। मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है, वायुमंडलीय वायु कैसे शरीर के अंदर आकर उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे रक्त में घुल जाता है, और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एल्वियोलाई के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। मैंने आपको बताया था एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं, लंग का आखिरी इंड होता है, फेफड़े का आखिरी भाग। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रैकिया होता है, श्वास नली, दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है और फिर प्रवेश करता है हमारे फेफड़ों में, और फेफड़ों में ये अंततः श्वास नली, श्वसनिकाओं और अंतस्थ श्वसनिका से होते हुए एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में प्रवेश कराता है वायु को। उस बलून लाइक स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर बना दिया है, इसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई यानी वायु कूपिका। तो मनुष्य में जो गैस, जो वायु होता है, जो वायुमंडलीय वायु है, उसे हम जब खींचते हैं तो हमारे नासा मार्ग से होते हुए, नासा द्वार से, नासा मार्ग से होते हुए श्वास नली, श्वसनियों और एटलीस्ट कहाँ पर पहुँचता है, इस जगह पर एल्वियोलाई में पहुँच जाता है गैस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एल्वियोलाई के चारों तरफ रक्त केशिकाओं का जाल बिखरा होता है और यहीं से गैसों का आदान प्रदान हमारी रक्त में होता है। अब आदान प्रदान में क्या चीज़ें बाहर जाती हैं, क्या चीज़ें अंदर आती हैं, तो मुख्य रूप से हमें जो पढ़ना होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ना होता है। ऑक्सीजन जो गैस होती है वो रक्त में कूपिका से, वायु कूपिका यानी एल्वियोलाई से कहाँ चलाता है, हमारी रक्त में। देखिए डायरेक्शन हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, कहाँ से कहाँ आता है, कूपिका से रक्त में। ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन कहाँ पर विसरित हो जाती है, रक्त में। फिर रक्त से क्या चीज़ कूपिका में जाता है, डायरेक्शन देखिए, रक्त से जा रहा है कहाँ पर, कूपिका में। कौन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर लिखा हुआ है CO2 डिफ्यूजेज आउट, मतलब रक्त से CO2 बाहर निकल जाता है। इतनी बात क्लियर है। जो हम सांस लेते हैं वो नासा द्वार से होते हुए नासा मार्ग से श्वास नली, फिर उसके बाद हमारे दोनों फेफड़े में वो वायु पहुंचता है। फेफड़े के आखिरी सिरा जो होता है वो क्या है, ये एल्वियोलाई है, कूपिका है। कूपिका में जब वायु पहुंचा, यहाँ पे लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ एयर, इधर से आता है, इधर से भी जाता भी है, दोनों रास्ते एक ही हैं आने जाने का। तो इस जो वायु में जो वायु आता है बाहर से, उस वायु में ऑक्सीजन जो होता है वो रक्त में चला जाता है, और रक्त में जो CO2 होता है वो कहाँ चला जाता है, कूपिका में। और कूपिका के माध्यम से CO2 कहाँ से, नासा मार्गों से होते हुए बाहर निकाल दिया जाता है। और ये जो ऑक्सीजन है वो रक्त के माध्यम से आगे बढ़ते हुए हमारे शरीर के समस्त भागों तक पहुंचा दिया जाता है। ये लंग्स है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर में पूरी फैला दी जाती है। यहाँ पर दो टर्म आते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है उसे हम ऑक्सीजनेटेड कहते हैं। डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं अनाक्सीकृत रक्त। अनाक्सीकृत रक्त, इसे हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकृत रक्त। तो यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश किया गया है, हमने इससे पहले भी आपको बताया, जो चीज़ें बताई जाती हैं उसको याद करते चला करिए। रक्त वाहिनियों के बारे में आपको बताया गया है, इनमें से एक होता है आर्टरी यानी धमनी जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्टरी। ये शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। शुद्ध रक्त मतलब जिसमें ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक।
दूसरा होता है सिरा, जिसे इंग्लिश में वेन कहते हैं। ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, अशुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। अगर इन्हीं दोनों के आगे हम फुफ्फुस लगा देते हैं एक शब्द, जो फुफ्फुस का मतलब ऐसा धमनी जो लंग्स में आया हुआ है, उसे हम फुफ्फुस धमनी कहते हैं। पल्मोनरी वेन्स, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी, इसे कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। जिस सीक्वेंस में बताते जा रहे हैं उसी सीक्वेंस में याद करते समझते चलेंगे तो कोई टॉपिक मुश्किल नहीं लगेगा, सब इजी हो जाएगा। पहले आपको ये याद रखना है 4 प्रकार की रक्त वाहिनियों के बारे में, इंग्लिश हिंदी दोनों नाम याद रखेंगे। पल्मोनरी वेन, इनका कार्य है बताइए। धमनी का कार्य है शुद्ध रक्त का वहन करना, यानी ऐसे रक्त को लेकर जाना शरीर के अन्य भागों में जिनमें ऑक्सीजन पाया जाता है। सिरा का कार्य है अशुद्ध रक्त का परिवहन करना, ऐसे रक्त को परिवहन करना जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं है कि नहीं पाया जाता, बिल्कुल नहीं पाया जाता, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। फुफ्फुस धमनी, ऐसा धमनी जो फुफ्फुस यानी कहाँ पर है, हमारे फेफड़े में है, ऐसा धमनी जो हमारे फेफड़े में है उसे हम फुफ्फुस धमनी कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी, देखिए यहाँ पर धमनी का कार्य है शुद्ध रक्त का वहन करना, लेकिन अगर धमनी के आगे फुफ्फुस शब्द लग गया तो यहाँ उसका कार्य उल्टा हो जाता है। ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। सिरा का कार्य है अशुद्ध रक्त का कार्य करना, लेकिन सिरा के आगे अगर फुफ्फुस लग गया, यानी ये सिरा कहाँ पाया जा रहा है, हमारे फेफड़े में पाया जा रहा है, फुफ्फुस में पाया जा रहा है, तो फुफ्फुस सिरा और सिरा का कार्य उल्टा हो जाता है। सिरा का कार्य है अशुद्ध रक्त का कार्य करना, वहन करना, फुफ्फुस सिरा का कार्य है शुद्ध रक्त का वहन करना। ये इतना तो आपको एकदम आना चाहिए, बहुत इजी टॉपिक है। यहाँ पर हमने बनाया है, ये देखिए, ये मानव का परिवहन तंत्र है जिसमें हार्ट होता है, हार्ट में 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, ठीक। एक है आपका लेफ्ट साइड का, यानी ये लेफ्ट है, और ये आपका राइट साइड का है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उनसे जो रक्त वाहिनी निकलती है उसे हम कहते हैं आर्टरी यानी धमनी, ठीक। तो धमनी है तो शुद्ध रक्त का वहन करेगा। उसके बाद ये टिश्यू यानी त्वचा तक लेकर जाती है रक्त को, फिर त्वचा से किसके माध्यम से, सिरा के माध्यम से, वेन्स के माध्यम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया था उसको राइट आर्टरिया के थ्रू राइट वेंट्रिकल में पहुंचाता है, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुस धमनी के माध्यम से, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से हमारे फेफड़े यानी लंग्स में चला जाता है रक्त, और फिर फेफड़े से किसके माध्यम से, पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुस सिरा द्वारा कहाँ चला आता है, हमारे हार्ट में, हार्ट से फिर लेफ्ट आर्टरिया से होते हुए, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए धमनी के माध्यम से पुनः हमारे त्वचा के तक पहुँचाई जाती है ऑक्सीजन को। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। इसी को कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। वो अगले चैप्टर में भी आपको बताया जाएगा, अभी वहाँ पर रोकेंगे, पहले यहाँ पर समझेंगे आखिर वो कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन सा आधार है जिसके माध्यम से गैसों का परिवहन हमारे शरीर के रक्त में होता रहता है। तो परिवहन किसी भी चीज़ का, मैंने आपको बताया है सरल विसरण, सरल विसरण के माध्यम से होता है। यहाँ पर गैसों का जो विसरण है, परिवहन है, एक्सचेंज है कि कूपिका से रक्त में चलाया, रक्त से कूपिका में चला गया, तो किस बेसिस पर होता है, तो सरल विसरण के बेसिस पर होता है, सिंपल डिफ्यूजन। मैंने आपको बताया सरल विसरण का मतलब क्या होता है, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाना, इसी को कहते हैं सरल विसरण। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के अणु ज़्यादा होंगे क्योंकि एकदम ताज़ा हवा हम ले रहे हैं वातावरण से, तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो हमारे शरीर में गया, कूपिका तक पहुँचा, ठीक। यहाँ पे जो ब्लड आती है वो कौन सी होती है, अनाक्सीकृत होती है, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होता। तो जब ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है ना ऑक्सीजन, क्योंकि अभी भी ताज़ी हवा आई है जिसमें ऑक्सीजन बहुत है, तो यहाँ पर कम है। तो मैंने बताया ना सरल विसरण का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से कम की तरफ, यानी यहाँ से कहाँ चले आएंगे, हमारी रक्त में आ जाती हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में अपचयी क्रिया जो होती है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी उत्पन्न होती है, उसमें CO2 भी बनता था। CO2 हमारे शरीर की कोशिका में बनती रहती है। तो ये जो CO2 है वो रक्त में घुल जाती है, तो रक्त में CO2 की मात्रा अधिक हो गई,
यहाँ पर CO2 की मात्रा कम होती है, कूपिका में CO2 की मात्रा बहुत कम होती है। तो अधिक से यानी रक्त से कहाँ चला जाता है CO2? कूपिका में चला जाता है। यहाँ पर रक्त में ज़्यादा है तो ये कहाँ चला जाएगा? कम की तरफ। सरल विसरल यही कहता है कि हमारे ज़्यादा संख्या से कम की संख्या की तरफ मूव करो। तो गैसों का जो आदान प्रदान होता है कूपिका और रक्त के बीच, वो किसके माध्यम से होता है? किस आधार पर होता है? सरल विसरण के आधार पर। लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं ली जाती, गैसों का आंशिक दाब लिया जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। यह आंशिक दाब क्या होता है इसको समझते हैं। आंशिक दाब गैसों के मिश्रण में किसी एक गैस के अणु द्वारा दूसरे गैस के अणु पर लगाए जाने वाले दाब को उस गैस का आंशिक दाब कहते हैं। जैसे मान लेते हैं, एक सिंपल सा समझते हैं, एक लिफ्ट है जिसमें 5 लोग बैठे हुए, मतलब गए हैं, अंदर इंटर किए हैं। 5 में से जो भी हैं, श्याम, मोहन, राजू, विजय, विनय, 5 लोग हैं। अब वो एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं? दबाव डाल रहे हैं कि भैया तुम उधर बैठो, तुम उधर चलो, तुम उधर चलो। मान लिया इन 5 में से विनय का दाब देखें तो विनय का दाब क्या कहलाएगा? उन 5 पर विनय द्वारा लगाया जाने वाला दाब विनय का दाब कहलाएगा, है ना। उसी तरीके से गैस का मिश्रण जो होता है उसमें किसी एक गैस के अणु द्वारा दूसरी गैस के अणु पर जो दबाव लगाया जाता है उस गैस के मिश्रण में उस गैस का आंशिक दाब कहलाता है। जैसे वातावरण में जो भी गैसेज हैं, जैसे वातावरण में अभी जहाँ पर हम सांस ले रहे हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, हीलियम, नियान, ये सभी गैसेज भी होंगे। तो अब इस गैस के मिश्रण में ऑक्सीजन का जो अणु है वो कार्बन डाइऑक्साइड पर भी प्रेशर लगा रहा है, हीलियम पर भी लगा रहा, नियान पर भी लगा रहा, आर्गन पर भी लगा रहा। तो ऑक्सीजन के द्वारा गैसों के मिश्रण में हर गैस के अणु पर लगाए जाने वाला दाब ऑक्सीजन का आंशिक दाब कहलाता है। तो अब आप ये बताइए, किसी भी चीज़ का दाब कब ज़्यादा होगा? जब उसकी संख्या ज़्यादा होगी। मान लीजिए उस लिफ्ट में विनय के एक और रूप थे, ठीक है, एक कह सकते हैं कॉपी एक और आ गया, विनय, दो विनय वहाँ पर उपस्थित हो गए भगवान की कृपा से। तो 2 विनय हैं, संख्या ज़्यादा है विनय की, तो दाब सब पे ज़्यादा लगेगा। इसी तरीके से जितने गैस के अणु ज़्यादा होंगे उतना ही उस गैस के अणु द्वारा दूसरे गैस के अणु पर दाब लगाया जाता है। यहाँ पर भी वही होता है। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हैं वो अणुओं की संख्या पर नहीं, गैस के अणुओं के आंशिक दाब के आधार पर यहाँ पर देखा जाता है कि किस गैस का आंशिक दाब कितना है। आपके एनसीईआरटी में एक कॉलम बनाई गई है, उसमें आपको आंशिक दाब के बारे में बताया गया। फिलहाल हम यहाँ पर भी चर्चा कर लेते हैं आंशिक दाब के कितना कितना होता है किस किस जगह पर। इसके लिए मुझे ये चीज़ ऐसे इरेज करना पड़ेगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। 2 गैसों के बारे में पढ़ना है हमें, एक हमें पढ़ना है ऑक्सीजन और दूसरा पढ़ना है CO2, ठीक है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अगर हम वायुमंडलीय वायु में देखें तो वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, वो होता है 159। इसको हम मापते किस में? mmHg में। यहाँ पर हम लिख नहीं रहे हैं, 159 mmHg ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन का आंशिक दाब वायुमंडल में कितना होता है? 159 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कितना होता है? 0.3 mmHg वायुमंडल में। अगर हम बात करें कूपिका में, तो कूपिका में कितना होता है? 104। ऑक्सीजन का आंशिक दाब 104 mmHg। कूपिका में CO2 का आंशिक दाब कितना होता है? 40 mmHg। अगर हम बात करें ऑक्सीजनित रक्त में, ऑक्सीजनित रक्त में, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब 95 mmHg होता है और CO2 का 40 mmHg होता है। अगर हम बात करें अनाक्सीकृत रक्त में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होता है? तो इसका आंशिक दाब होता है 40 mmHg, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और अनाक्सीकृत रक्त का जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 45 mmHg। अगर हम ऊतक की बात करें, हमारे शरीर के ऊतक में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होता है? तो ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 40 mmHg। और
कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg। ठीक, ये जो कॉलम है वो आपके एनसीईआरटी में दी गई है, उसको याद कर डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के बेसिस पर गैसों का विसरण होता है। जैसे वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दाब कितना है 159, तो बाह्य वातावरण में तो ज़्यादा हुआ ना, तो ज़्यादा से कम की तरफ हमारे लंग्स के अंदर चले आते हैं। मतलब जब हम खींचते हैं, सांस लेते हैं तभी आते हैं, अपने आप नहीं आते हैं। तो 159 mmHg इनका पार्शियल प्रेशर होता है। जब हम इन्हें श्वसन द्वारा अंदर खींचते हैं तो जब तक कूपिका में पहुंचती है तब तक इसका आंशिक दाब कितना हो जाता है 104। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऐसे डिनोट करते हैं PO2। पार्शियल प्रेशर का मतलब, पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है आंशिक दाब। और आंशिक दाब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आंशिक दाब क्या होता है, किसी गैस के मिश्रण में किसी एक गैस के अणु द्वारा अन्य गैसों के अणुओं पर लगाया जाने वाला दाब उस गैस का आंशिक दाब कहलाता है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं PO2 मतलब ऑक्सीजन का आंशिक दाब, PCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब। तो वायु कूपिका में अगर देखा जाए, वायु कूपिका में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 104 mmHg होता है। ठीक, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देखें वायु कूपिका में तो कितना होता है 40। वायुमंडल में तो बहुत कम होता है 0.3 mmHg, क्योंकि उसका मात्रा भी कम होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, 0.03% पाया भी जाता है वायुमंडल में। अब हम यहाँ पर आते हैं इस टॉपिक पे। यहाँ पर कुछ चीज़ें आप जान लीजिए, फिर वही चीज़ें बताई गई हैं। PO2 एल्वियोलाई में कितना है 104, CO2 कितना है 40। जब रक्त ये अनाक्सीकृत रक्त है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जा रहा, बहुत कम, तब उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का 45। तो जब ये रक्त यहाँ पर पहुँचता है तो इस रक्त के पास PO2 कितना है 40, PCO2 कितना है 45। फेफड़े में जब पहुँचता है ये रक्त तब क्या होगा, तो फेफड़े में ऑक्सीजन 104 है और यहाँ रक्त में 40, तो फेफड़े से ये ऑक्सीजन कहाँ चलाता है रक्त में, क्योंकि ज़्यादा से कम की तरफ, तो ये ऑक्सीजन कहाँ चलाता है रक्त में। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो यहाँ पर PO2 कितना हो गया 40 mmHg और यहाँ पर 104 mmHg है, यानी फेफड़े के कूपिका से ऑक्सीजन कहाँ चला आएगा, खींचकर रक्त में चला जाएगा। ठीक, अब ये क्या हो गया ऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी अब इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाता है 95। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इस रक्त में कितना हो गया 95। देखें ये जो ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन अब है, क्योंकि 104 से 40 की तरफ जब मूव किया तो ये ऑक्सीजन से भर गया। तो अब इस ब्लड को हम क्या कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीकृत रक्त। अब इस ऑक्सीकृत रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो देखिए पहले 40 था, इस रक्त में पहले 40 था, जब ये फेफड़े में पहुंचा तो ऑक्सीजन और ले लिया, तो कितना हो गया इसका पार्शियल प्रेशर 95। अब यहाँ पर CO2 को देखिए, तो चूंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 45 था, यहाँ पर 40 है, तो ज़्यादा से कम की तरफ, यानी हमारे रक्त से CO2 निकल कर कहाँ चला जाता है हमारे लंग के एल्वियोलाई में, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर कम है। लंग्स में या फेफड़े में CO2 की मात्रा कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ चला जाता है। तो यहाँ से जब CO2 निकल गया तो इस रक्त के पास CO2 की मात्रा कम हो गई, कितनी हो गई 40 mmHg। ये पार्शियल प्रेशर के हिसाब से हम बता रहे हैं। अब ये रक्त आता है, फिर ये रक्त धमनी के माध्यम से हमारे ऊतक तक पहुँचाया जाता है। फिर से आते हैं, हमारे ऊतक तक पहुँचाया जाता है। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना है, इस रक्त में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है 95 है। ठीक 95, लेकिन हमारे ऊतक में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 40। तो बताइए हमारे रक्त में 95 है, यहाँ पर 95 है, यहाँ पर 40 है, तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगा, रक्त से त्वचा की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर कम है। ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा है 95 है, ठीक, यहाँ पर 95 है और यहाँ पर 40 है, तो ज़्यादा से यानी रक्त से ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, हमारी त्वचा में चला जाएगा।
अब त्वचा में ऑक्सीजन का प्रयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता रहता है, मैंने बताया है आपको। त्वचा नहीं, ऊतक कहेंगे, समस्त ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड बनता रहता है। तो जब बनेगा त्वचा ऊतक में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो यहाँ पर इसका मात्रा बढ़ जाएगा ना, 45 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर 40 है, इस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 40 है, तो 45 यहाँ पर ज़्यादा है, यानी तो ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला जाएगा, रक्त में। अब कार्बन डाइऑक्साइड इस रक्त में आ गया तो इस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले 40 था, अब कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कार्बन ऑक्सीजन 40 था, 95 यहाँ पर था, तो इसने अपना ऑक्सीजन किसको दे दिया, ऊतक को। अब इसके पास ऑक्सीजन कम हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 40 mmHg। अब इसे हम डीऑक्सीजनेटेड कहेंगे। अब ये फिर ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट के माध्यम से होते हुए फिर कहाँ चला जाएगा, देखिए 40 को लेकर 45 को लेकर फिर लंग्स के पास आया। फिर वही चीज़ होगा कि यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 104 है। अब ऑक्सीजन फिर कहाँ चला जाएगा, फेफड़े से रक्त में। और यहाँ पर 45 है CO2, तो CO2 कहाँ चला जाएगा, रक्त से फेफड़े में। अगर ये साइकिल समझ में आ गई तो ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है, और बहुत ईजी है भी भैया। बार बार चीज़ों को जब समझेंगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। कुछ नहीं है, जिस स्टेप में हम बताएं बस उसी स्टेप में आप इसको ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से ऑक्सीजन फेफड़े के कुपिका से रक्त में जाता है और किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से वायु कुपिका में जाता है। और फिर हमने आपको पूरा एक कंप्लीट साइकिल बता दिया कि हृदय के माध्यम से, हार्ट के माध्यम से रक्त शरीर के विभिन्न अंगों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है, फेफड़ों में पहुंचाता है, फेफड़े में ऑक्सीजन फिर से भर जाती है रक्त में, और फिर वो रक्त ऑक्सीजन हमारे शरीर के समस्त ऊतकों तक पहुंचा दिया जाता है। बस ये था आपका एक कॉन्सेप्ट कि मानव में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। अब आप हेडिंग डाल के लिखेंगे मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान। कुछ बातें लिख लेंगे तो और इजी हो जाएगा या समझने में। तो हेडिंग डालेंगे मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान, और इसमें लिखेंगे कुपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती हैं। ये जो कुपिका होती है वो गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती हैं, इतना आप लिखेंगे। फिर आगे लिखेंगे वायु कुपिकाओं की भीतरी परत तथा रक्त केशिकाओं की एंडोथेलियम परत परस्पर सटी रहती है। ठीक है, वायु कुपिका की जो भीतरी परत है और रक्त केशिकाओं की जो एंडोथेलियम परत है वो आपस में एकदम सटी होती हैं, जिससे गैसों का आदान प्रदान हो सके आसानी से। यही दोनों परत आपस में मिलकर श्वसन कला बनाती हैं। इन्हीं दोनों परत को हम क्या कहते हैं, श्वसन कला। एक तो वायु कुपिका की भीतरी परत और दूसरी इस रक्त केशिका की एंडोथेलियम परत। ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, श्वसन कला, यानी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो आप लिखेंगे कि वायु कुपिका की भीतरी परत तथा रक्त केशिका की एंडोथेलियम परत दोनों परस्पर मिलकर श्वसन कला यानी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाती हैं। ठीक, फिर आगे लिखेंगे कि गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है, और इसमें लिखेंगे इन स्थलों पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण विनिमय दाब यानी आंशिक दाब, विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर सरल विसरण यानी सिंपल डिफ्यूजन से होता है। तो अब आप हेडिंग डाल के लिख लेंगे कि आंशिक दाब क्या होता है। ब्रैकेट में लिखेंगे आंशिक दाब, लिखेंगे गैसों के मिश्रण में किसी गैस के अणु द्वारा मिश्रण के, ऐसे लिखेंगे कि आंशिक दाब गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस द्वारा मिश्रण पर लगाए जाने वाले दाब को उस गैस का आंशिक दाब कहते हैं, और उसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः PO2 तथा PCO2 से प्रदर्शित करते हैं। अब एक 2 लाइन का कॉलम बनाइएगा और उस कॉलम में इसको आप लिख डालिएगा। ठीक है, एक कॉलम आपका ये हो गया और दूसरा कॉलम ये, तीसरा कॉलम ये। ठीक, इस तरह से आपको ये चीज़ें लिख डालनी है। ठीक, कि
ऑक्सीजन का आंशिक दाब वायुमंडल में 159, कूपिका में 104, ऑक्सीजनित रक्त में 95, अनाक्सीकृत में 40, ऊतक में 40 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब वायुमंडल में 0.3, कूपिका में 40, ऑक्सीजनित रक्त में 40, अनाक्सीकृत में 45, ऊतक में 45। इतना आप लिख लेंगे। उसके बाद आप ये फिगर भी जरूर बनाइएगा, फिगर आपको दोनों बनाने हैं। और अब अगली लाइन से लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता ऑक्सीजन की घुलनशीलता से 20 से 25 गुना अधिक होती है। ठीक है, ऑक्सीजन और अगर कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अवेलेबल हैं तो हमारी रक्त जो है पहले ऑक्सीजन को पकड़ेगी, क्योंकि इसकी जो घुलनशीलता होती है वो ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना अधिक होती है। तो आपने लिखा कि CO2 की घुलनशीलता ऑक्सीजन की घुलनशीलता से 20 से 25 गुना अधिक होती है। आगे लिखेंगे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय उनके दाबों में अंतर के कारण होता है। जो दाब होता है यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, इसी दाब के अंतर के कारण इन गैसों का विनिमय होता है। आगे लिखेंगे ऑक्सीजन का आंशिक दाब वायु कूपिका में 104 mmHg होता है तथा सिरा केशिका में 40 mmHg होता है। अतः कूपिका से ऑक्सीजन सिरा केशिका, यानी सिरा केशिका ना लिख के आप पूरा नाम लिखेंगे फुफ्फुस, लेकिन यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, कौन लेके आता है, फुफ्फुस धमनी। आप लिखेंगे कि अतः ऑक्सीजन का विसरण वायु कूपिका से पल्मोनरी धमनी में होता है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब फुफ्फुस धमनी में अधिक होता है, यहाँ पर 45 mmHg अधिक होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका में विसरित हो जाती है, क्योंकि कूपिका में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब फुफ्फुस धमनी में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब से कम होता है, यानी 40 mmHg होता है। अगली लाइन से लिखेंगे कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड निरंतर मुक्त होता रहता है, जिससे ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब अधिक यानी 45 mmHg हो जाता है, जबकि ऊतकों के रुधिर केशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब 40 mmHg होता है। अतः कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर रक्त केशिकाओं में चली जाती है। इसी प्रकार कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 40 mmHg होता है तथा कोशिकाओं के पास स्थित रुधिर केशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब 95 होता है। अतः ऑक्सीजन रक्त केशिकाओं से ऊतक में स्थानांतरित या विसरित हो जाती हैं। ऊतकों में, अगला लाइन लिखेंगे, ऊतकों में यह गैसीय विनिमय ऊतक तथा रुधिर के मध्य ऊतक द्रव के माध्यम से होता है। इनके बीच जो ऊतक द्रव होता है उसके माध्यम से इन गैसों का विसरण होता है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं कि जब हम सामान्य श्वसन करते हैं ज्वारीय आयतन के थ्रू 500 ml वायु अंदर खींचते हैं, 500 ml बाहर निकाल देते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होता कि 500 ml पूरा का पूरा हम यूज़ कर लेते हैं, नहीं। नासा छिद्रों से लेकर नासा मार्ग, श्वास नली, श्वसनिया, श्वसनिकाओं, अंतस्थ श्वसनिकाओं तक ये जो रास्ते हैं उसमें 150 ml वायु बेकार चली जाती है, उसका कोई यूज़ नहीं हो पाता। तो इसलिए जितना भी हम टाइडल वॉल्यूम के थ्रू जो भी वायु हम अंदर खींचते हैं 500 ml, उसमें से हम सिर्फ 350 ml वायु का ही उपयोग सही तरीके से कर पाते हैं। जो 150 ml वायु है वो यहाँ से लेकर रास्ते में ही पड़ी रहती है, उसका कोई यूज़ नहीं होता। इसी नाते हम नासा मार्ग को हम क्या कहते हैं, हम नासा मार्ग क्या कहें, श्वसन मार्ग कहेंगे। नासा छिद्र से लेके अंतस्थ श्वसनिकाओं तक का भाग जिसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं, उसे हम डेड स्पेस, मृत स्थान कहते हैं। और इस स्थान में कितनी वायु की गैसें पड़ी रहती हैं, 150 ml वायु बेकार पड़ी रहती है, जिसका हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आप लिखेंगे एक स्वस्थ मनुष्य प्रत्येक सामान्य श्वसन में 500 ml वायु अंतः श्वसन द्वारा फेफड़े में पहुंचाता है तथा 500 ml वायु निःश्वसन द्वारा बाहर छोड़ता है, किंतु इनमें से 150 ml वायु नासा छिद्रों से लेकर अंतस्थ श्वसनिकाओं तक वायु मार्गों में ही रह जाती है। इस 150 ml वायु का श्वसन में कोई उपयोग नहीं हो पाता। इस प्रकार इन वायु मार्गों को मृत स्थान यानी डेड स्पेस कहा जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो एक व्यक्ति
1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कितना लीटर वायु को फेफड़ों तक पहुंचाता है। तो अगर हम 12 मान लेते हैं, 12 बार 1 मिनट में 12 बार सांस लेता है, तो 350 ml वायु को ही वो सही तरीके से पहुंचा पाता है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आएगा वो होगा 4200 ml, यानी 4.2 लीटर। इतना वायु मनुष्य सही तरीके से कूपिका यानी फेफड़े के कूपिका तक पहुंचा पाता है। इसमें इस 4.2 लीटर में लगभग 250 ml ऑक्सीजन होता है। लिखेंगे इस आयतन में लगभग 250 ml ऑक्सीजन होता है जो रक्त द्वारा ग्रहण की जाती है, तथा लगभग 200 ml CO2 जो बाहर निष्कासित की जाती है। बस ये था आपका मानव में गैसों का परिवहन किस प्रकार से होता है, इसका प्रोसेस था। किस बेसिस पे होता है, तो ये होता है आंशिक दाब के आधार पर सरल विसरण द्वारा। सारी टॉपिक आप समझ चुके हैं, जितना भी मैंने आपको लिखवाया। इसके बाद आगे आपको बताया जाएगा गैसों का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के किस कण द्वारा होता है, किन किन कण द्वारा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में किस किस के माध्यम से होता है। तो ये आपको आगे बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।